नज़दीक आ गया है। 8 मई को इसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है, पूरे बिहार के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है खास तौर पे, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ कि रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इन वार्म ब्लडेड वार्म ब्लडेड मैमल्स, ठीक है, वार्म ब्लडेड मैमल्स के अंदर जो टेम्परेचर का रेगुलेशन है वो किस मेथड के थ्रू होता है, ठीक है। अब देखिए जो वार्म ब्लडेड मैमल्स होते हैं, बेसिकली ये जो मैमल्स हैं वार्म ब्लडेड वाले, ये अपना जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, मतलब जो इनका खुद का टेम्परेचर है वो एम्बियंट टेम्परेचर से ग्रेटर रखते हैं, ठीक है, और उसको मेंटेन करने के लिए ये यूज़ करते हैं कन्वेक्शन मेथड। कन्वेक्शन मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वेक्शन मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो हीट जनरेट की जाती है किसके द्वारा, सेल्स के द्वारा। जो हीट जनरेट हुई है यहाँ पर सेल्स के द्वारा, ठीक है। अब सेल कहाँ पर होंगे, बॉडी के अंदर ही होंगे ना, कहीं और तो नहीं होंगे भाई। सेल के अंदर जो बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वहाँ से जो हीट जनरेट हुई है उसे वो ट्रांसफ़र करते हैं टू एयर। दे कैन ट्रांसफ़र दैट हीट टू एयर, एयर एयर और वाटर फ्लोइंग इन द बॉडी। जो बॉडी के अंदर जो वाटर और एयर फ्लो हो रहा है उससे थ्रू क्या कर देते हैं वो लोग, हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर जो है ना, अगर जो ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है हीट तो जनरेट होगी होगी, तो उस हीट को वो एयर और वाटर जो उनकी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है उसके थ्रू वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेथड यूज़ किया जाता है उनके द्वारा वार्म ब्लडेड मैमल्स के अंदर जो टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, वो मेथड होता है कन्वेक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग क्विनीन। क्विनीन जो ड्रग है, ये आपने काफ़ी वर्ड सुना होगा क्विनीन ड्रग के बारे में। तो क्विनीन ड्रग जो है वो किस बीमारी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये इस्तेमाल की जाती है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो जो मलेरिया की जो बीमारी हो जाती है जो मच्छर काटने से होती है, तो उसमें क्विनीन और उसके साथ में कुछ अदर जो मेडिसिन है उनको इस्तेमाल करके मलेरिया के ट्रीटमेंट में यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्विनीन जो है, जिस क्लास ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं हम यहाँ पर, या क्लास ऑफ मेडिकेशन के बारे में बात करते हैं, उसको कहते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। बेसिकली क्विनीन क्या है, जैसे स्पेशली हम इसको जानते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट के अंदर, तो इसे हम कहेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स। ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स कहा जाता है इसे। ठीक है, और जो किल कर रही है ऑर्गेनिजम्स को, उन ऑर्गेनिजम्स को जो कॉज करते हैं मलेरिया। और ये एक वाइट, मतलब एक वाइट एल्कोलॉइड और बिटर इन टेस्ट आपको देखने को मिलता है, और इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये जो दवाई है ये बनती है आपकी, जो एक ट्री होता है जिसका नाम है चिनकोना, चिनकोना ट्री। ठीक है, चिनकोना ट्री की जो बार्क होती है, उसकी जो छाल होती है, वहाँ से इसको लिया जाता है और फिर इसको बनाया जाता है। ठीक है, और इसको अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है कुछ केसेस के अंदर। ठीक है, तो क्विनीन करेक्ट आंसर है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रिगोर जोनाहन मेंडल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन ब्लड इज प्योरीफाइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ। देखिए ह्यूमन ब्लड को प्योरीफाई करने का काम जो है वो कौन करता है। देखिए प्रोसेस तो ये है, बट ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक नेचुरल प्योरीफायर है बॉडी के अंदर, वो कौन सा है, तो वो होता है आपका किडनी। किडनी, ठीक है, किडनी क्या करता है, किडनी फिल्टर करता है ब्लड को और उसमें से रिमूव कर देता है वेस्ट और एक्सेस फ्लूइड जो बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है, उसको निकाल देता है, और वो वेस्ट सेंड कर देता है गॉल ब्लैडर या ब्लैडर आप जिसे कहते हैं, और वहाँ से वो थ्रू यूरिन वो बाहर निकल जाता है। इसका अगर जो फंक्शन समझ चाहें आप, तो देखिए किडनी है, किडनी क्या करेगा, किडनी के पास आया ब्लड, ब्लड आता है, और वो ब्लड कौन सा है, इम्प्योर ब्लड। और किडनी यहाँ से क्या करेगी, यहाँ से जितना भी वेस्ट है, यहाँ से वेस्ट, ये आपका फ्लूइड इम्प्योरिटीज़ जो भी हैं आपकी इम्प्योरिटीज़, उनको सेपरेट आउट करेगी बॉडी से। ठीक है, और सेपरेट आउट करने के बाद इस वेस्ट को वो कहाँ भेज देती है, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर तक भेज देती है। ठीक है, गॉल ब्लैडर तक भेज देती है, और गॉल ब्लैडर क्या करता है, उसको एलिमिनेट कर देता है थ्रू
यूरिन या यूरिन या फिर आप जो वेस्ट, मतलब आप वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो वहाँ से उसको निकाल देता है बेसिकली। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डायलिसिस। ठीक है, प्रोसेस के बारे में पूछा गया है ब्लड प्योरिफिकेशन का, डायलिसिस। कई सारे पेशेंट्स आपने सुना होगा कि भाई उनको ब्लड प्योरिफिकेशन या किडनी वर्क नहीं करती प्रॉपरली, तो उनको वीक में या महीने में बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस होते हैं तो वहाँ पर आपको डेली या हर दूसरे दिन डायलिसिस के लिए जाना होता है। तो ये वही वाला प्रोसेस है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, डायलिसिस। ठीक है, अब देखिए एक रिपोर्ट आई थी किडनी, एक इंस्टीट्यूट है बेसिकली, इसका नाम है नेशनल किडनी फाउंडेशन। ठीक है, ये यूएसए की एक एजेंसी है। ठीक है, इसने बताया था कि भाई जो किडनी फेलियर होता है, ठीक है, वो लगभग किडनी फेलियर केसेस के अंदर जब किडनी फेल हो जाती है, मतलब वर्क नहीं करती है, तो उस टाइम पर जो किडनी है उसका जो परफॉर्मिंग वर्क होता है, मतलब फिर भी बॉडी के अंदर है, फिर भी वो देखिए कोई चीज़ नहीं भी है ना बॉडी के अंदर, मतलब वर्क नहीं कर रही, फिर भी वो थोड़ा बहुत तो काम करती है ना। तो वो लगभग 10 से 15% का जो वर्क है वो कर रही होती है। बट हमें कितना चाहिए, वही पूरा वर्क चाहिए, भाई पूरा साफ करना चाहिए उसको ब्लड को, बट वो 10 से 15% के आसपास करती है इन केस ऑफ द ब्लड किडनी फेलियर। ठीक है, ये रिपोर्ट ये बताया गया था किसके द्वारा, नेशनल किडनी फाउंडेशन जो यूएसए के अंदर है उसके द्वारा ये बताया गया था। ठीक है, और डायलिसिस को सबसे पहले यूज़ किया गया था कब, 1940 के अंदर, 1940 के अंदर डायलिसिस को फर्स्ट यूज़ किया गया था फॉर द ट्रीटमेंट इन किडनी प्रॉब्लम को की ट्रीटमेंट के अंदर इसे बेसिकली यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन सिक्रेशन। इंसुलिन सिक्रेशन के लिए कौन सा ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट विल बी पेनक्रियास। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, पेनक्रिया रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोड्यूस करने के लिए इंसुलिन को। ठीक है, अब जो इंसुलिन है बेसिकली, इंसुलिन इसके अंदर कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, इंसुलिन के अंदर सेल प्रेजेंट होता है जो उसे कहते हैं बीटा सेल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंसुलिन के अंदर जो सेल प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड बीटा सेल। और जो बीटा सेल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू द क्लस्टर ऑफ सेल्स, मतलब एक क्लस्टर लेयर ऑफ द सेल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है पेनक्रियास के अंदर, और उसको कहते हैं इसलेट। ठीक है, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। ठीक है, मतलब देखिए जो इंसुलिन के अंदर सेल प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं बीटा सेल, और जो बीटा सेल है वो एक क्लस्टर ऑफ लेयर्स में, मतलब बीटा सेल है, ये बीटा सेल, ये बीटा सेल, इस तरीके से लेयर्स फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, और इस लेयर को कहते हैं इसलेट ऑफ लैंगरहंस। ठीक है, इस नाम से इसे जाना जाता है। और इंसुलिन जैसे आप जानते हैं कि ये क्या रेगुलेट करने में काम आती है, ये रेगुलेट करती है आपकी ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करती है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करती है बाई, इसमें क्या असिस्टिंग करती है, मतलब बेसिक ग्लूकोज को जो है, ग्लूकोज जो फ्रॉम द ब्लड और इनटू द नेबरिंग सेल, इस तरीके से इसको रेगुलेट करके, मतलब एक ही चीज़ जो है ग्लूकोज है वो एक ही जगह जमा ना हो जाए, उसको बॉडी में सर्कुलेट करने का काम ये सब चीज़ें इंसुलिन वगैरह करती है। ठीक है, तो इसके लिए जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, पेनक्रियास। नेक्स्ट है, विच डिजीज इज ट्रीटेड बाय बीसीजी वैक्सीन। देखिए जो बीसीजी ये वर्ड है इसका जो फुल फॉर्म होता है दैट विल बी द बेसिलाई बेसिलाई कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, बेसिलाई कैलमेट ग्यूरिन इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी। ठीक है, जो बीसीजी वैक्सीन है इसे किसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है आपका ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आप कहते हैं शॉर्ट में टीबी। ठीक है, टीबी के ट्रीटमेंट के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप देखिए बीसीजी वैक्सीन एक्चुअली करती क्या है, बीसीजी वैक्सीन जो है एक इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द ट्यूबरक्लोसिस या फिर आप इसे टीबी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका बीसीजी है इसे कुछ और ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप बात करें तो जो ब्लैडर ट्यूमर होता है, या है ना, या कैंसर, अंदर कैंसर, देखिए कैंसर, ब्लैडर कैंसर, ठीक है, नॉट सिंपल कैंसर, दैट्स ब्लैडर कैंसर, कैंसर, ब्लैडर कैंसर और ब्लैडर ट्यूमर। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, ट्यूमर। ठीक, अब देखिए इनिशियल फेज क्या होती है, ट्यूमर बन गया, भाई ट्यूमर का मतलब होता है एक तरीके की नॉट बन गई, गांठ बन जाती है। और ट्यूमर के बाद जब वो एक्सट्रीम कंडीशन तक चली जाती हैं, ठीक है, सेल का डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर बन जाता है फिर कैंसर। ठीक है, तो ब्लैडर ट्यूमर या ब्लैडर कैंसर के जो
ट्रीटमेंट है वहाँ पर भी आपका जो BCG वैक्सीन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ट्यूबरक्लोसिस। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है EEG टेस्ट इज रिलेटेड टू। देखिए EEG क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम टेस्ट। ठीक है, ये जो टेस्ट होता है बेसिकली ये टेस्ट किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। किसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करते हैं हम यहाँ से। देखिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करते हैं किसकी, ब्रेन की। ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज चेक की जाती हैं बाय यूजिंग द स्मॉल मेटल डिस्क। स्मॉल मेटल डिस्क को यूज़ करते हुए, या स्मॉल मेटल डिस्क को, देखिए ये किस तरीके से काम करती है, दीज आर एक्ट एज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की तरह काम किया जाता है, करती है। ठीक है, जो अटैच होती है किसके साथ, स्कैल्प्स के साथ। ठीक है, और इसकी हेल्प से जो है ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को हम डिटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम के थ्रू। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट्स अ ब्रेन। ठीक है, अब देखिए इसको एक चीज़ के लिए और इस्तेमाल किया जाता है, जब पेशेंट की जो परमानेंट डेथ है, मतलब कोई बॉडी है वो कोई भी रिएक्शन नहीं कर रही है, हार्ट बीट भी आपको फील नहीं हो पा रही है, तो एक होता है ना कि जो EEG टेस्ट है, ठीक है, इसके थ्रू आप पर्सन की जो डेथ है, डेथ को कंफर्म कर सकते हैं कि भाई जो पेशेंट है या जो पर्सन है उसकी जो है मौत हो गई है, जो उसके अंदर, मतलब इसके रिजल्ट के बेसिस पे, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्टिविटी का जो बेसिस है उसके बेसिस पे आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि पर्सन इज डेड और अलाइव। ठीक है, तो डेथ कंफर्म करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है EEG टेस्ट को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो क्रिस्कोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है, ये बेसिकली जो मेथड है, ये यूज़ किया जाता है आपका मेजर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, टू मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है क्रिस्कोग्राफ। तो देखिए यहाँ पर कहाँ है, प्लांट ग्रोथ। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो डिवाइस है, ये जो क्रिस्कोग्राफ है, इसको डिस्कवर किया था JC बोस ने। JC बोस कौन है, JC बोस, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, जो एक इंडियन बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने इस डिवाइस का बेसिकली क्या किया था, आविष्कार किया था। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ के लिए ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फेनोमेना मेक्स सोप्स एंड डिटर्जेंट रिमूव स्टेन फ्रॉम द क्लॉथ्स इजीली। देखिए जो क्लॉथ्स हैं, कपड़ों से जो आपको स्ट्रेन या कोई दाग धब्बा हटाना है, तो उसके लिए जब सोप और डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो बेसिकली वाटर है, ठीक है, वाटर जो है एक वाटर इज यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट। वाटर इज यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, अब क्लीनिंग एजेंट की तरह तो काम करता है, बट यहाँ पर वाटर की जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए कि जो सरफेस टेंशन है वाटर का, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। सरफेस टेंशन लो होगा तो जो सोप और डिटर्जेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के अंदर इजीली इन्वॉल्व होकर, वो जो फैब्रिक है, फैब्रिक के अंदर इजीली इन्वॉल्व होकर वो जा सकते हैं। अगर जो सरफेस टेंशन हाई होगा तो उससे क्या होगा कि सरफेस टेंशन हाई होने से या बढ़ा हुआ होने से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो डिटर्जेंट के पार्टिकल्स को आपके उसके अंदर जाने नहीं देंगे, इसके फाइबर के अंदर, फैब्रिक के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डिक्रीजिंग इन द सरफेस टेंशन होगा। तो उसकी वजह से अगर सरफेस टेंशन कम होगा तो उसकी वजह से जो सोप और डिटर्जेंट है वो जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन मतलब कपड़े के अंदर जो दाग धब्बा है उसे इजीली वो वॉश कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि भाई किसी एक रीजन को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उसके लिए कौन सा फेनोमेना यूज़ किया जाता है। देखिए प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, शील्ड इस्तेमाल करते हैं, है ना, दैट वी आर यूजिंग फॉर द शील्ड। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड आप यूज़ करेंगे उसके लिए, प्रोटेक्ट करना है अगर जो आपको स्पेस को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में
पूछा गया कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, बिलो विच सर्टेन मेटल्स एंड एलॉय लूज देयर रेजिस्टिविटी कम्प्लीटली, जो रेजिस्टिविटी है उसको कम्प्लीटली वो क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं। क्या टेम्परेचर के टाइप्स दिए हुए हैं, देखिए जब मेटल्स या एलॉयज जो हैं, उसके मेटल और उसके एलॉय जब अपनी रेजिस्टिविटी कम्प्लीटली लूज कर देते हैं फॉर सर्टेन टेम्परेचर के लिए, तो उस टेम्परेचर को कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक मटेरियल के लिए होता है, और इस तरीके के जो मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर जब करंट, वंस द करंट जो है आ गया, मतलब कोई भी मटेरियल है उसके अगर जो एक बार करंट आ गया, वंस करंट सेटअप अगर जो आ गया उसके अंदर करंट, तो वो करंट जो है वो रिमेन रहता है, मतलब अनचेंज रहता है हमेशा के लिए विदाउट, देखिए कोई भी मटेरियल है, मतलब मेटल है या एलॉय है, उसके अंदर अगर जो रेजिस्टिविटी, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर जो खत्म हो जाए मान लीजिए, है ना, किसी भी व्यक्ति की, तो वो क्या होता है कि भाई उसके अंदर जो बीमारी घर कर गई तो कर गई, है ना। तो वही होता है कि जैसे इसके अंदर रेजिस्टिविटी खत्म हो जाती है किसी भी मेटल के अंदर या एलॉय के अंदर, तो करंट एक बार उसमें आपने फ्लो कर दिया, तो वो करंट जो है उसके अंदर रिमेन रहता है, मतलब उसके अंदर एक तरीके से स्टोर्ड हो जाता है, एक तरीके से कहा जाए तो, ठीक है, स्टोर्ड हो जाता है और वो कहीं नहीं जाता, मतलब वो वहीं पर बना रहता है। अब वो करंट आपका बना रहेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल, मतलब आपने करंट डाला, वो वहाँ पर गया, फिर बंद कर दिया आपने करंट सप्लाई, बट वो करंट वहाँ पर मौजूद रहेगा, क्योंकि देखिए उसके पास क्या रेजिस्टिविटी नहीं है कि भाई वो वापस वो भेज दे, है ना। तो वहाँ पर वो बना रहेगा, अनचेंज रहेगा, रिमेन्स रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो मटेरियल होते हैं उन्हें कहा जाता है सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स कहा जाता है जिनके पास जो है करंट जो है वो स्टोर्ड रहता है विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल कोई सोर्स नहीं होता है वहाँ पर, ठीक है। तो इसे कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर्म्स, किस टाइप की इमेज फॉर्म करता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है ये जनरली आपका, जस्ट मिनट, यहाँ पर जो रहेगा करेक्ट आंसर आई थिंक दैट विल बी इन्वर्टेड, वर्चुअल और मैग्नीफाइड, ठीक है। ये ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। इन्वर्टेड, वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज जो है यहाँ पर वो फॉर्म करता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की अगर जो हम बात करें, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है, देखिए मैग्नीफाई करने के लिए, मैग्नीफाई इमेज ऑफ डिस्टेंट हेवनली, मतलब आप धरती पर हो, धरती से आप आसमान में अंतरिक्ष के अंदर आप कोई तारा या कोई ग्रह देख रहे हो, मतलब एक लंबी दूरी वाले ऑब्जेक्ट्स को आप मैग्नीफाई करके, मतलब छोटा सा है उसको बड़ा करके आप देख रहे हो, ठीक है। तो मैग्नीफाई हो गया यहाँ पर मैग्नीफाइड फॉर्म में, ठीक है। जो एक हेवनली बॉडी है लाइक स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, गैलेक्सी, ऐसा कुछ, ठीक है। और इसके अंदर दो कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं। कौन से लेंसेज, अगर जो कभी पूछा जाए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर कौन से लेंसेज यूज होते हैं, इसके अंदर दो कॉन्वेक्स लेंस यूज किए जाते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन दिस, ठीक है। अब इसमें से एक ऑब्जेक्टिव होता है जो इमेज फॉर्म करता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एट इट्स फोकल लेंथ पर, और दूसरा आई पीस के पास में होता है जो सिंपली मैग्निफिकेशन का काम करता है इमेज को, ठीक है, फ्रॉम जो ऑब्जेक्टिव से आती है। तो यहाँ पर जो इमेज फाइनली बनेगी आपकी इन्वर्टेड, वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनेगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kWh इज इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी। देखिए kWh, देखिए जो यूनिट वाट है ये बेसिकली क्या होती है, वाट जो यूनिट है दैट इज अ स्मॉल यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्चुअली प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, स्मॉल यूनिट तो यूज़ नहीं कर सकते ना भाई, अगर जो हम स्मॉल बात करेंगे कि भाई 1 kW है तो सिंपली क्या हो गया, इसको अगर जो वाट में कन्वर्ट करते हैं आप बात करेंगे तो 1000 वाट आवर, तो इस तरीके से एक हैवी फिगर बन जाता है, तो इसलिए हम इसे जनरली यूज़ नहीं करते हैं, वी कैन यूज़ जनरली द kWh, ठीक है। तो किलोवाट, 1 kWh जो है 1 kW इज इक्वल्स टू 1000 ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एक प्रोड्यूस हुई, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्शन या प्रोडक्ट ऑफ द पावर एंड टाइम, है ना। देखिए दिस इज द पावर विथ टाइम,
मतलब किलोवाट आवर टाइम भाई, इतनी पावर जो है एक पर्टिकुलर टाइम में, एक घंटे के अंदर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो प्रोड्यूस हो रही है, दैट विल कॉल द 1 किलोवाट आवर। ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही है, सिंपल सी चीज़ है। दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। तो 1 किलोवाट ऑफ पावर आपको पता है, जैसे सिंपली हम बात कर रहे हैं 1 किलोवाट आवर, दैट इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 3600, दैट इज 60 इंटू 60, है ना। तो ये बनता है आपका 3600 सेकेंड्स। सेकेंड्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं किलोवाट आवर को सेकेंड्स में, क्योंकि जो जूल्स होता है ना, जूल की जो यूनिट है वो आपका सेकेंड्स में जाएगा, तो दैट विल बी कन्वर्टेड। आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 3.6 इंटू 10 आएगा 6 वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड हमने छोटी यूनिट बना लिया, वॉट बना लिया और सेकेंड बना लिया। पहले क्या था हमारे पास, किलो वॉट आवर था, इसको हमने वॉट सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, वॉट सेकेंड। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 3.6 इंटू 10 6 जूल। ठीक है, दिस इज अ जूल। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिस इज, ये क्रॉस है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस होगा, ये मल्टीप्लाइड है, स्टार की जगह मल्टीप्लाइड है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर टाइपिंग में, कोई बात नहीं। देखिए इसे यहाँ पर 3.6 होगा, 3.6 लगा लीजिए इसे, 3.6 इंटू 10 6। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 3.6 इंटू 10 6 जूल, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट इज मस्ट फॉर एन एलॉय टू बी अमलगम। अमलगम होने के लिए कौन सा एलिमेंट या कौन सा एलॉय, मतलब बेसिकली कंपोनेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर जो हमें किसी को कहना है कि वो अमलगम है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मरकरी। भाई किसी भी एलॉय के अंदर मरकरी प्रेजेंट है तो वी कैन से दैट दिस इज द अमलगम ऑफ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, मतलब एसेंशियल चीज़ है ना अमलगम होने के लिए, वो क्या है, उसके अंदर होना चाहिए आपका मरकरी। ठीक है, अमलगम जो एक तरीके से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बेसिकली जनरली एक लिक्विड फॉर्म में भी कई बार देखिए, और मरकरी जो है, मरकरी आपका लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये अमलगम आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। ठीक, और जैसे हम बात करें अमलगम ऑफ सिल्वर, हम देखते हैं टिन देखते हैं, जो कि देखिए अमलगम हम बात करें, अमलगम ऑफ सिल्वर हम देखते हैं, हम बात करते हैं अमलगम ऑफ सिल्वर या फिर टिन की हम बात करते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट कॉपर एंड जिंक इनका भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो कॉपर और जिंक का यूज़ करते हुए हम कहाँ पर आते हैं, देखिए टीथ फिलिंग के अंदर, जो दांतों में फिलिंग की जाती है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर भी एक अमलगम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बट मरकरी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भाई उल्टा पुल्टा असर कर देगी ये। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा मरकरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आई वॉश। जो आई वॉश होता है ना, मतलब जो आंखों को धुलते हैं, जैसे आपको जब थोड़ा सा इरिटेटिंग फील होती है या जलन फील होती है, तो उस टाइम पर जो आंखों को साफ करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं मटेरियल, उसके अंदर कौन सी चीज़ होती है, तो उसके अंदर होता है बेसिकली ऑप्शन नंबर डी, बोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड एक माइल्ड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करता है, माइल्ड एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, अगेंस्ट एनी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की तरफ। ठीक है, ये एक ऑप्थल्मिक ऑप्थल्मिक की तरफ बिहेव करता है फॉर द आइज़ के लिए, आँखों के लिए। ठीक है, आइज़ को जब आपको क्लीन करना है या इरिटेशन जब फील हो रही है, मतलब होता है ना कि ईचिंग, खुजली, इस तरीके का जो फीलिंग होता है आँखों के अंदर, ठीक है, उसके लिए। ठीक, और ये किसकी वजह से होती है, जो इरिटेशन होती है आइज़ में, ये आपका होता है जैसे स्मॉग हो गया, स्मॉग से आप गुजर रहे हैं, या आपका क्लोरीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अपने आँखों में चला गया है। ठीक है, या अदर कुछ केमिकल्स हैं, केमिकल्स की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से भी ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो आई वॉश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हम बोरिक एसिड ऐड करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक केमिकल, इनमें से वो कौन सा टॉक्सिक केमिकल है जिसे बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर, विच इज़ मिमिक सर्टेन बॉडी हार्मोन्स। जो मतलब देखिए एक ऐसा केमिकल था जो बॉडी के अंदर जब जाता था तो वो बॉडी के हार्मोन्स की मिमिक्री कर देता था। मतलब होता है ना, आपने बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट देखे होंगे, किसी न किसी व्यक्ति की मिमिक्री करते हैं, उसके जैसे सिमिलर आवाज़, उसका एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बॉडी के अंदर भी वो केमिकल क्या करता था, टॉक्सिक केमिकल क्या करता था, वो बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है उनकी मिमिक्री, उनकी डुप्लीकेट कॉपीज बना देता था बॉडी के अंदर। तो बॉडी कंफ्यूज होती थी भाई,
ओरिजिनल कौन सा, एक्चुअल कौन सा, किसके साथ में उसे आगे की फर्दर रिएक्शंस करनी है, ठीक है, या प्रोग्रेसिव करना है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता था, कैंसर कॉज हो जाता था, कैंसर बन जाता था उस हार्मोन्स के बनने की वजह से, जो डुप्लीकेट हार्मोन्स है बेसिकली। तो वो केमिकल था आपका जिसे कहते थे बीपीए, ठीक है, इसको शॉर्ट में कहा जाता था बीपीए। बीपीए होता है बिसफिनॉल ए। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, बिसफिनॉल ए, ठीक है। और ये जनरली कहाँ काम करता था, दिस इज वर्क, जो इंटरफेयर करता था, बेसिकली इंटरफेयर करता था with the development in the it interferes in development of reproductive रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है उसकी डेवलपमेंट में ये एक तरीके से इंटरफेरेंस या हिंड्रेंस का काम करता था, ठीक है। और इसकी वजह से जो कई सारी मतलब जो है आपकी डिसऑर्डर्स भी आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसे बेसिकली केमिकल ऑफ कंसर्न के तहत, मतलब बेसिकली एक हार्मफुल केमिकल है, टॉक्सिक केमिकल है, इसलिए दुनिया में इसे बैन कर दिया गया, इंडिया में भी इसे बैन कर दिया गया, बीपीए, बिसफिनॉल ए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। देखिए अगर जो हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम क्या है भाई, हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या थे, क्रिप्टन, ये सब क्या है, नोबल गैसेस हैं, आपको पता ही है, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो हीलियम की हम बात करें तो और एक ग्रुप कौन सा था इनका, ग्रुप था 18, ग्रुप 18 पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ से बिलोंग करते हैं। और हीलियम जो है एक सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट है, सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट है। और इससे जो फर्स्ट लाइटेस्ट एलिमेंट है वो कौन सा है, दैट इज हाइड्रोजन। सबसे हल्का एलिमेंट है वो आपका हाइड्रोजन है, और दिस इज द सेकंड वन। और ये हीलियम आपका कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस होती है, जो कि लिक्विड होती है एट द टेम्परेचर ऑफ, दिस इज बिहेव एज ए लिक्विड मटेरियल, या लिक्विड होती है आपकी 8.9 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर, ठीक है। अब इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, हीलियम की बात करें, क्वेश्चन पर आते हैं, न्यूक्लियस के बारे में पूछा गया, तो न्यूक्लियस के अंदर अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, और अल्फा पार्टिकल्स के पास में 2 प्रोटॉन होंगे। देखिए अल्फा पार्टिकल्स होगा, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल के पास होंगे 2 प्रोटॉन्स, ठीक है, और प्लस 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ देखिए कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं यहाँ के न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस में अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर रहेगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर सीक्रेटेड थ्रू लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, मतलब क्या निकलता है, ये पूछा गया। तो लैक्रिमल ग्लैंड जो है बेसिकली ये लोबुलर ग्लैंड, मतलब 2 लोबुलर ग्लैंड होते हैं इसके अंदर, लोबुलर, ठीक है, लोबुलर ग्लैंड्स, दैट्स अ ग्लैंड, पेयर ऑफ लोबुलर ग्लैंड्स कह लीजिए, ठीक है। पेयर ऑफ लोबुलर ग्लैंड्स जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि लोकेटेड होते हैं, कहाँ पर होते हैं ये, लेटरल कॉर्नर ऑफ द आई, जो लेटरल कॉर्नर है, कॉर्नर ऑफ द आई में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो आपकी आंखों से आंसू आते हैं ना, टीयर्स, ठीक है, आंसू बहते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यहाँ से टीयर्स निकलते हैं आपकी, ठीक है। इस ग्लैंड से, लैक्रिमल ग्लैंड से आपको क्या निकलते हैं, टीयर्स। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा, आंसू, ठीक है, आंसू निकलते हैं यहाँ से। अब बात करें अगर, तो यहाँ पर तो 3 टाइप के टीयर्स आपको देखने को मिलते हैं, टीयर्स आर 3 टाइप्स, आंसू जो है वो 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स के आंसू आपको देखने को मिलते हैं ना, कहते हैं खुशी के आंसू हैं, गम के आंसू हैं, तो इस तरीके से होता है ना, कई बार जो आप वर्ड सुनते हैं, तो ये उसी टाइप का है, 3 टाइप के आंसू होते हैं। और जिनमें से पहला होता है आपका बेसल टीयर, बेसल टीयर, ठीक है। तो बेसल टीयर में क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कीपिंग द आई मॉइस्चर और नरिश, मतलब आंखों को एक नमी उसके अंदर बनी रहे और मॉइस्चर बना रहे, मतलब गीली रहे, ड्राईनेस ना हो आंखों के अंदर, उसके लिए क्या होते हैं, बेसल टीयर्स कहलाते हैं उसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स टीयर, रिफ्लेक्स टीयर, ठीक है। तो रिफ्लेक्स टीयर क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं एज एन आंसर टू एन इरिटेटिंग ऑफ लुब्रिकेशन और क्लेंजिंग ऑफ द आईज, मतलब आंखों से जब
सफाई हो रही होती है ना, मतलब जैसे आप कोई आई ड्रॉप डालते हैं तो आंखों के अंदर जितना भी डस्ट या पोल्यूशन सा होता है वो सब क्या हो जाता है, आई ड्रॉप डालने से वो सब क्या है, एक फॉर्मेट ऑफ आई टीयर्स में वो बाहर निकल आता है ना, तो उस तरीके को कहते हैं रिफ्लेक्स टीयर। तो थर्ड है आपका साइक्लिक, ठीक है, PSYC साइकिक टीयर, ठीक है। साइकिक टीयर क्या होता है, साइकिक टीयर ये सीक्रेट होती है, निकलते हैं जब आप रोते हैं, व्हेन यू आर क्राइंग, जब आप रोते हैं, अब खुशी में रो रहे हो और दुख में रो रहे हो वो अलग चीज़ है, ठीक है, बट जब आप रोते हैं आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बेसिकली उत्पत्ति होती है बॉडी के अंदर, जब इमोशंस आपके अंदर जनरेट होते हैं तो उन इमोशंस की हेल्प से, जो चाहे वो स्ट्रेस हो या पेन हो या हैप्पीनेस हो, जो भी इमोशन है, वट एवर द इमोशन इज दैट, उसकी वजह से जो आंखों से आंसू आते हैं, दैट इज कॉल्ड द साइकिक टीयर, ठीक है, साइकिक टीयर ऑप्शन। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द टीयर। आंसुओं के तीन प्रकार होते हैं, वो ये वाले हैं। और जो लैक्रिमल ग्लैंड है वहाँ से जो निकलता है, सीक्रेट करता है, वो निकालता है आपका आंसू, ठीक है। तो ये थे हमारे जो सेट नंबर, आई थिंक हम लोग कौन सा कर रहे हैं, 15th नंबर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप सो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, इजी क्वेश्चंस थे, साइंस से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, डोंट स्किप दीज क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आएंगे ही आएंगे, बट दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दे मे बी आस्क्ड, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और साथ में लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।